आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पूरे जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उनके सबसे महानायक जो किसी भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के वहाँ पर विचारधारा वाले हैं उन सबको जोड़कर एक यहाँ पर संगठन बना है। तो वो एक कोशिश है भारत की तरफ से कि जो चीन का जो असर है बौद्ध दुनिया में जो बौद्ध राष्ट्र में उनमें ना हो वो हमारी तरफ झुके। तो ये कोशिश है। तो उसी के एक जोड़ते हुए हिमालयन क्षेत्र जो कि भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टि से बहुत भी चाहते हैं कि इस तरह संगठन बने। और ये आपको ये मालूम ही है कि जो जितने भी राज्य है अरुणाचल से लेके यहाँ तक भारत की सीमा की सुरक्षा करते रहे और यहाँ जितने भी लोग रहने वाले, हालांकि हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे लेकिन लद्दाख के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हम हमेशा आज़ादी से पहले भी हम भारत के साथ मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते थे। हमने बहुत कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना बने, हम डायरेक्टली केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश के तौर पे हो। तो नेफा टाइप एडमिनिस्ट्रेशन का भी बीच में जिक्र हुआ था, वो डिमांड करते रहे। तो हम देश के साथ जुड़ना चाहते थे। तो उसी और ये देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी हमारी अभी बदकिस्मती ये रही है कि जैसा कि आप जानते हैं 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत को उन्होंने कब्जे में ले लिया और हमारा जो सोर्स था धर्म का वो तिब्बत था। क्योंकि लद्दाख से जितने भी आप मोनास्ट्रीज देखते हैं वहाँ पर जितने भी भिक्षु है हायर एजुकेशन के लिए तिब्बत जाते थे। यहाँ पर कोई व्यवस्था लद्दाख में नहीं थी, वो तिब्बत जाते थे। जब तक तिब्बत नहीं, उनकी शिक्षा जो मुकम्मल नहीं होता था तो वो ख़त्म हो गया। और हमारी जो उस समय जो भारत के जो उस समय के सरकार तत्कालीन सरकार है, हम अपेक्षा कर रहे थे कि भारत सरकार तिब्बत का पक्ष लेके अगर वो उस वक्त उठते तो शायद तिब्बत को बचाया जा सकता था। लेकिन जो पंचशील के नाम पर उस समय भारत चीन भाई भाई और ये पंचशील के नाम पर ये जो जुड़ा था, उसके कारण हम चीन के धोखे में आ गए। तो तिब्बत हमने खोया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक अभी चीन के साथ सीमा लगा है। अब लद्दाख पर कभी भी चीन ये कर सकता, आक्रमण अभी किया, बहुत सारा क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन तो पूरा ले लिया वो क्षेत्र। और उनका जो दूरदर्शिता है चीन का वो ये है कि उन्होंने पूरा अपना पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लिया, ईरान तक उन्होंने हर जगह ये उन्होंने अपना असर जमा लिया। तो ये भारत की उस वक्त जो नीति निर्धारण करने वाले उनकी समझ में नहीं आया। अगर उस वक्त भारत खड़ा होता शायद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ आते, चीन को रोका जा सकता। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे। अब थोड़ा भारत के जो नीति निर्धारित करने वाले हैं उनके समझ में थोड़ा आया है कि लद्दाख की महत्ता क्या है। तो और जो सीमा क्षेत्र में अरुणाचल से लेके यहाँ पर सीमा क्षेत्र में ले रहे उनमें से ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले, नालंदा ट्रेडिशन को मानने वाले, उनको आपस में जोड़कर जो देश के प्रहरी है उनको मजबूत बनाए। तो उस तरह का एक कोशिश हो रहा है। जी सर मैं आपसे बनूँगा, आप बहुत पॉलिटिकल और जो देश की जो स्थिति है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति उस तक पहुँच गए। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, बीच में आपसे मैंने बोला। सर मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि नालंदा ट्रेडिशन को आप लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म, और जो सेंट्रल इंडिया में लोग जो है थेरवाद या हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए कुछ कहीं ना कहीं वो एक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बेसिक जो प्रिंसिपल है बुद्धिज़्म का, कहीं ना कहीं शुरुआत में जैसा कि मुझे लामा जी ने बताया था, लामा जी ने, कि बेसिक जो है थेरवाद ही है। मतलब वो तो हाँ अष्टांगिक फाउंडेशन, 4 आर सत्य फाउंडेशन। तो सर हम कम से कम आप ये मैसेज के माध्यम से पूरे देश के सेंट्रल इंडिया के लोगों को ये तो मैसेज कर सकते हैं, हीनयान को यदि मानना तो माने, लेकिन कम से कम बुद्ध के जो बेसिक प्रिंसिपल को मानना चालू करें। तो जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मंच में आए, कम से कम एक डायलॉग तो स्थापित हो। इसके लिए आप क्या प्लानिंग है? देखिए जैसे कि आपने हीनयान थेरावाद का नाम देती है, थेरावाद है और ये महायान ट्रेडिशन, इनमें आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही है। लेकिन महायान के भीतर भी हमारे 4 मेजर सेक्ट हैं। उसमें हमारे लिए लद्दाख में एक कठिनाई ये भी है, जिस तरह के आप मुस्लिम में देखते हैं शिया सुन्नी, उनमें टकराव रहता है हमेशा। तो हमारे 4 जो मेजर ये मत है उनके बीच भी इस तरह का ये रहता है। तो ये डिफरेंस तो होना ही है, लेकिन बेसिक जो है वो यही है, थेरावाद से ही आता है, जिसके बिना कि बौद्ध मत का कोई वजूद ही नहीं। तो हम ये महसूस करते हैं कि
हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। एक तो राजनीतिक दृष्टि से है, फिर जो कन्वर्शन का दौर चल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है जगह जगह, खासकर उनका टारगेट रहता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, उन्होंने पूरा अपना असर फैला दिया और उन्होंने लद्दाख को भी टारगेट बनाया था मिशनरी से शुरू में, तो उसमें वो ज़्यादा कामयाब नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ कन्वर्शन उस समय हुआ है। उसके बाद इस्लामिक जो अभी फंडामेंटलिज्म आया है, और लद्दाख में इस वक्त सिटी ये है, लेह करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है। करगिल मुस्लिम बहुल एरिया है और लेह की जो आइडेंटिटी, जैसे आपने कहा गुनपा और इससे जुड़ा, आप ये महसूस करते हैं पूरा बहुत। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो लेह करगिल मिला के तकरीबन पॉपुलेशन बराबर का है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसकी वजह से धर्म पर हमारी जो जनसंख्या का जो ये पॉपुलेशन जो है वो, एक तो पॉलिसी के तहत बहुत लोगों ने 2 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता, जबकि मुस्लिम में इसका कोई ये नहीं है, 10, 12, 15। तो उस वजह से हमें एक तो अंदरूनी तौर पे भी है, तो बाहर से जो चैलेंजेस है वो आपने देखा, तो उसको देखते हुए हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये जिस तरह की हमें संगठित होकर काम करें उसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल हमारे ऊपर आए तो आप महाराष्ट्र में गए थे, आपका कोई इसमें योगदान नहीं हो पाता, या किसी भी बौद्ध मत के मानने वाले किसी भी राष्ट्र, या बाहर मान लीजिए म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें कोई संवेदनशीलता हमारे में नहीं है, जबकि ये होना चाहिए था। अगर किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इस तरह का अगर धर्म के प्रति ये हो रहा हो तो उसमें हर धर्म के मानने वाले एकजुट हो। तो इसलिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हम जोड़े जितने भी बौद्ध संगठन हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, दक्षिण में हो और उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ भी हो, एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए बने। तो उसके बाद आपस में मिलकर अपना विचार का आदान प्रदान हो, तो इस तरह का एक अगर प्लेटफॉर्म बने तो ये हो सकता है। नहीं तो जो कन्वर्शन का एक ये सिलसिला चल रहा है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है, और इसमें टारगेट अब देखें देश के अन्य क्षेत्र में जहाँ हम टारगेट बढ़ रहे हैं, देश के अन्य क्षेत्र में जो वीकर सेक्शन है आपका, दलित समाज जो कहते हैं, उनको टारगेट बना है। और यहाँ के जो बहुल पॉपुलेशन उनकी तरफ से भी हो रहा है, क्रिश्चियन की तरफ से भी है, इस्लाम की तरफ से भी हो रहा है। तो इसके लिए ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बने, तो उसके लिए हम पहल, जैसा कि आपने यहाँ पर विचार रखा कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने के लिए एक हम सम्मेलन करने की सोचते हैं। तो उसमें हम जितने देश भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम एक ऐसा ये तैयार करें, प्रोग्राम तैयार करें जिसमें कि हम आपस में बराबर जुड़ते रहें, आपस में एक रिश्ता कायम हो। तो उसके बाद जो हमारी कठिनाइयाँ हो तो जहाँ भी हो तो उसके बारे में हम कॉमन सब मिलजुल के उसको बारे में कुछ सोचें, उसके बारे में कुछ करें। सर, जो आपने जो बातें बताई काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और आपसे बात करने का हमारा इच्छा नहीं हो रही कि हम बात ख़त्म करें, लेकिन आखिर में यही चाहूँगा सर कि आपका मेरे ख्याल से कार्यकाल 2024 तक है, लद्दाख बुद्धिस्ट 3 साल का है, 3 साल का कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल का है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आप सक्रिय हैं, क्योंकि आप एक जवाबदारी पद पे हैं। आप इस पद के बाद जब 2024 में आप रिटायर हो जाएंगे इस संगठन से नहीं, मतलब इस पद से, उसके बाद क्या आप सक्रिय रहेंगे या फिर राजनीति वगैरह में जाने का प्लान है? जब तक जान है, जब तक हम कर सकते हैं तो समाज की सेवा में तो हम लगे रहेंगे। हालांकि मैंने राजनीति से संन्यास लिया, मेरे एमपी होते हुए यूपी से यूटी के मुद्दे पे ही मैंने ये लोकसभा से मैंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद पार्टी से भी मैंने इस्तीफा दे दिया, और मैंने ये सोचा कि सक्रिय राजनीति में तो मैं कभी नहीं रहूँगा। अच्छा। तो उसके बाद जब यहाँ पर मैं एक शांतिपूर्वक अपना ये व्यतीत करना चाहता था तो सब लोगों ने बहुत जोर लगा कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, तो इसको निभाने के लिए तो जो कुछ भी करना पड़े मैं अपना योगदान देने की कोशिश करूँगा। और जब मैं पद छोड़ूंगा तब भी उसके बाद भी बहुत समाज के लिए तो हमें करना ही करना है, उसमें तो कोई सक्रिय रूप से हमेशा रहूँगा। सर, आखिरी काम करने के लिए कोई किसी पद पर रहने की ज़रूरत नहीं। सर, आखिरी सवाल ये है मेरा कि जो 6 शेड्यूल जो है या 5वीं अनुसूची, संविधान ये कहता है कि जहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होती है,
वहाँ पे ये अनुसूची लागू होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कल्चर अलग होता है और जल जंगल ज़मीन के वो मालिक होते हैं, ऐसा संविधान निर्माताओं ने सोचा था, इसलिए उन्होंने ये अनुसूची लागू की थी। लेकिन जो देश की सरकार है, कहीं ना कहीं मैं लद्दाख में देखता हूँ 90% लोग ट्राइबल हैं, जो आज बुद्धिस्ट भी हैं। तो यहाँ क्या ये अनुसूची लागू करने के लिए, जैसे आप लोगों ने यूटी की डिमांड की थी, वो तो हो गया, लेकिन ये शेड्यूल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग के कल्चर पे या बहुत सारा आने वाले समय में इस धर्म पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस पर कुछ हमारा ओरिजिनल डिमांड जो था यूटी विद लेजिस्लेचर का था। तो आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के कारण संविधान में 370 अनुच्छेद 370 था और 35 है। उसकी वजह से जब तक जम्मू कश्मीर के साथ है 370 है तो ये मुमकिन नहीं था। तो सब भी ये कहते थे उस समय कि 370 को बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता, अनटचेबल है, ये सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जम्मू कश्मीर है वही इसको हटा सकते हैं। लेकिन आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उन्होंने एक स्ट्रोक में उन्होंने 370 को हटा दिया, 35 को हटा दिया, और इससे हमारा जो यूटी कर रहा है हमारा तो हमारे लिए भी एक बहुत ही चौंकाने वाला है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 370 हटेगा, कि 370 हटने के बाद जो एक 370 के जरिए हमारे जो ये था सुरक्षा था वो समाप्त हो गया। तो लद्दाख के लिए फिर हमने जब जो ये अभी इस समय हमारा जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को एपेक्स बॉडी के जरिए हमने जो ओरिजिनल हमने डिमांड रखा था हमने 6 शेड्यूल का रखा था, क्योंकि लद्दाख का 97% मुस्लिम भी, शिया मुस्लिम है, सिर्फ सुन्नी मुस्लिम वो मिक्स रेस है, तो वो सेंसस भी नहीं आता। उसके सिवा 97% जो पॉपुलेशन है यहाँ शेड्यूल ट्राइब। तो हमने ये कहा था यहाँ पर जो काउंसिल बना है लद्दाख ऑटोनोमस असेंबली बोला, ये भी हमारी कोशिश से बना है। मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ, शुरू में स्थापना मैंने किया, तकरीबन 2 टर्म मैंने वहाँ दिया था। तो ये काउंसिल जो है 6 शेड्यूल के अंदर ये काउंसिल बनता है। तो जहाँ तक हमारा मेन जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारी ये है कि हमारा पॉपुलेशन सीमित है, बाहर से लोग आके यहाँ पर बसे तो हमारी बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसलिए 6 शेड्यूल की मांग की थी, बेसिकली सेफ्टी रिगार्डिंग लैंड, उसके बाद हमारी संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज़बान, ये और माहौल जो है इन्वायरमेंट है, उनके लिए ये मिलना ज़रूरी था। इसीलिए हमने 6 शेड्यूल की मांग की। तो उसमें दुश्वारी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम हुआ है एपेक्स बॉडी और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 2 दौर का बातचीत हुआ है, तो अगले दौर की हम इंतज़ार में हैं। तो उसमें ये सब इंडिकेशन दिया कि एक फुल यूटी के लिए हम 6 शेड्यूल नहीं ला सकते, क्योंकि जो अभी 6 शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल है आसाम में है और मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्ट झारखंड में कुछ हिस्सों में, झारखंड में 6 शेड्यूल नहीं है, अच्छा वहाँ पर है। तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा भी है कम भी है, उनकी सुरक्षा के लिए 6 शेड्यूल वहाँ पर लागू किया है। तो उन्होंने कहा किसी भी स्टेट में हमने पूरे स्टेट के लिए 6 शेड्यूल नहीं किया है। तो इसलिए अगर हम यहाँ करते हैं तो उनकी अप्रेंशन ये है कि बाकी सारे स्टेट जो है जिनमें मांगे वो सारे मांगने लगेंगे, तो वो नहीं होगा। तो बात आसाम से शुरू हुआ था। अच्छा। क्योंकि आसाम में उन्होंने देखा जितना ट्राइबल है वो जंगलों में रहते हैं, उनका पूरा सब कुछ जो है जंगल पर निर्भर करता है, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था जो नॉन ट्राइबल के ज़रिए। तो उसी से ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखने के लिए 6 शेड्यूल के अंदर उन क्षेत्रों में 6 शेड्यूल लागू कर दिया गया था। तो वो उसके बैकग्राउंड ये है। तो शायद हम अभी भी छोड़ा नहीं हमने 6 शेड्यूल का डिमांड। अब हम चाहते हैं हम पूरा स्टेटहुड के लिए हम चाहते हैं स्टेटहुड बने, तो हम ये जो निर्णय जो कुछ डिसीजन लेना वो सारा हमारे हक में आ जाएगा। लेकिन तब भी 6 शेड्यूल के तहत जो लैंड, जॉब रिजर्वेशन और ये जुबान, लैंग्वेज और संस्कृति, उसके लिए हमें सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा 6 शेड्यूल के तर्ज पे या एक एडिशनल शेड्यूल लगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो, या नहीं तो बहुत राज्यों में अभी 371 के तहत इस तरह की सुरक्षा दी गई। हिमाचल और कुछ जगह है जहाँ चल रहा है। तो लेकिन 6 शेड्यूल के तहत बिल्कुल तरह ही ये संवैधानिक सुरक्षा की हम मांग कर रहे हैं स्टेटहुड के साथ ही साथ।
तो ये तो होम मिनिस्टर ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि 6 शेड्यूल नहीं देंगे, लेकिन 6 शेड्यूल के अंतर्गत जिस तरह का है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान के अंदर हमें देंगे, ये ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह की सुरक्षा हमें मिल जाए। सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जो सवालों का जवाब दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।